हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूनिट 1 का मैं टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया था मैराथन के रूप में, पार्ट 1। आप लोग अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 के बाद, पार्ट 1 की अपार सफलता के बाद पार्ट 2 लॉन्च करता हूँ। पार्ट 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यकीनन आप ये क्वेश्चंस देखिएगा, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा जाएगा, गारंटी है। और खास करके अभी जो एनटीए नेट एग्जाम दिसंबर 2024 अर्थात जनवरी में जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाने जा सकते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। बिल्कुल इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, एक नोटबुक ले लीजिएगा अगर आपके पास है और नोट डाउन कर लीजिएगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, मैं पर्सनली उनको पीडीएफ भेज दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा ये मैराथन पार्ट 2, यूनिट 1 पार्ट 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टर्म पेपरलेस सोसाइटी वाज क्वाइंड बाय। ये जो शब्द है पेपरलेस सोसाइटी, इसको सबसे पहली बार किसने गढ़ा था, किसने दिया था? अगर आप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रेगुलर पढ़े होंगे, डिस्टेंस से पढ़े होंगे, जैसे भी पढ़े होंगे, आप जरूर पेपरलेस सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। उस समय ये क्वाइंड आप किसने किया ये आप पढ़े होंगे। तो इसलिए आपको अच्छे से मास्टर्स के नोट्स और बैचलर के नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे बेसिक सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हमको एडवांस लगता है, वो चीज़ें हमारे बैक साइड जो पढ़ चुके हैं उसमें चला गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म पेपरलेस सोसाइटी वाज क्वाइंड बाय। ऑप्शन ए F.W. लैंकास्टर, ऑप्शन बी N.J. बेल्किन, ऑप्शन सी पीटर ड्रकर, ऑप्शन डी पॉल जुर्कोवास्की। तो पेपरलेस सोसाइटी सबसे पहली बार किसने दिया था अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए F.W. लैंकास्टर। F.W. लैंकास्टर साहब ने पहली बार पेपरलेस सोसाइटी शब्द की उत्पत्ति क्वाइंड किया था, गढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ वर्ड्स वी गवर्न पीपल, विथ वर्ड्स वी गवर्न पीपल सेड बाय। ये जो कोटेशन है ये किसने कहा था? विथ वर्ड्स वी गवर्न पीपल। ऑप्शन ए F.W. लैंकास्टर, ऑप्शन बी बेंजामिन डिज़राइली, ऑप्शन सी W.J. मार्टिन, ऑप्शन डी J.H. श्रेरा। 4 ऑप्शन है। ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया था, किसका कथन है? विथ वर्ड्स वी गवर्न पीपल। ऑप्शन ए F.W. लैंकास्टर, ऑप्शन बी बेंजामिन डिज़राइली, ऑप्शन सी W.J. मार्टिन, ऑप्शन डी J.H. श्रेरा। तो इसका सही आंसर है बेंजामिन डिज़राइली। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनविजिबल कॉलेज आर एन एग्जाम्पल ऑफ। इनविजिबल कॉलेज जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए फॉर्मल कम्युनिकेशंस, ऑप्शन बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, ऑप्शन सी रिटन कम्युनिकेशंस, ऑप्शन डी वर्बल कम्युनिकेशंस। तो किसका उदाहरण है इनविजिबल कॉलेज? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अगर किसी विद्यार्थी को पता है इनविजिबल कॉलेज टर्म्स सबसे पहली बार किसने क्वाइंड किया था तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। इनविजिबल कॉलेज आज के जनरेशन पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन चुका है। और आप लोगों को पता होगा पिछले बार एनटीए नेट का जो एग्जाम हुआ उसमें इनविजिबल कॉलेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनविजिबल कॉलेज, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपके आने वाले परीक्षा में इनविजिबल कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द टर्म ग्रेप वाइन इज नोन एज। ग्रेप वाइन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मतलब किस टाइप का कम्युनिकेशन है? ऑप्शन ए इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, ऑप्शन बी फॉर्मल कम्युनिकेशंस, ऑप्शन सी रिटर्न कम्युनिकेशंस, ऑप्शन डी वर्बल कम्युनिकेशन। तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, फेयर यूज इज अ टर्म मोस्ट रिलेवेंट टू। फेयर यूज जो शब्द है वो सबसे ज्यादा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑप्शन बी बुक बोरोड फ्रॉम फॉर होम रीडिंग, ऑप्शन सी कॉपीराइट, ऑप्शन डी यूज ऑफ रेफरेंस बुक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेयर यूज किससे रिलेटेड है? कॉपीराइट से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
बर्न कन्वेंशंस 1886 इज कंसर्न विथ। बर्न कन्वेंशन 1886 किससे संबंधित है, कंसर्ट है? ऑप्शन ए ट्रांसलेशंस, ऑप्शन बी कॉपीराइट, ऑप्शन सी पेटेंट, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर बी, कॉपीराइट से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी कॉपीराइट से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रीट्रांसलेटिंग अ मैसेज टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग इज नोन एज। Retranslating a message to extract meaning is known as option A messaging, option B noise, option C encoding, option D decoding। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो इज। इंफॉर्मेशन फ्लो का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन ए सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ऑप्शन बी मैसेज, चैनल, रिसीवर, सोर्स, ऑप्शन सी सोर्स, मैसेज, रिसीवर, चैनल, ऑप्शन डी चैनल, सोर्स, मैसेज, रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 8 तो ये करेक्ट सीक्वेंस आपको पता होना ज़रूरी है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए। तो सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर जो है ये करेक्ट सीक्वेंस है। ऑप्शन ए 8 का सही है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस के जो एलिमेंट्स हैं उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? ऑप्शन ए इनकोडर, डिकोडर, सोर्स, मैसेज, चैनल, डेस्टिनेशंस, ऑप्शन बी चैनल, डिकोडर, सोर्स, मैसेज, इनकोडर, डेस्टिनेशन, ऑप्शन सी डिकोडर, चैनल, डेस्टिनेशन, मैसेज, सोर्स, इनकोडर, ऑप्शन डी सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, डेस्टिनेशन। ये 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपको एक सही आंसर पहचानना है जो कि कम्युनिकेशंस के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं कम्युनिकेशंस के। तो इसका सही आंसर होगा सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, डेस्टिनेशन। ठीक है, अर्थात सोर्स वो है जहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। इनकोडर जो आप कम्युनिकेशंस के लिए जो मैसेजेस भेजते हैं है ना, वो उसको इनकोड करता है। फिर मैसेज, फिर चैनल किसके चैनल के थ्रू जा रहा है, कौन से मीडियम के थ्रू जा रहा है वो, फिर उसे डिकोड करके लास्ट में आपका जो रिसीवर है, डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हु हैज़ प्रपोज्ड 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज। ऑप्शन ए रॉबर्ट टी क्रेग, ऑप्शन बी जॉर्ज गार्बनर, ऑप्शन सी सैनन वीवर, ऑप्शन डी लॉसवेल। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। किसने 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरी दिया था? हु प्रपोज्ड 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरी? ऑप्शन ए रॉबर्ट टी क्रेग, ऑप्शन बी जॉर्ज गार्बनर, ऑप्शन सी सैनन वीवर, ऑप्शन डी लॉसवेल। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट टी क्रेग। ठीक है, रॉबर्ट टी क्रेग के द्वारा 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशंस दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द स्टडी ऑफ साइन एंड कोड इज कॉल्ड। साइन एंड कोड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइबरनेटिक्स, ऑप्शन बी सेमियोटिक्स, ऑप्शन सी अल्टमेट्रिक्स, ऑप्शन डी बायोमेट्रिक्स। द स्टडी ऑफ साइन एंड कोड्स इज ऑल्सो नोन एज या कोड इज कॉल्ड एज ऑप्शन इज साइबरनेटिक्स, ऑप्शन बी सेमियोटिक्स, ऑप्शन सी अल्टमेट्रिक्स, ऑप्शन डी बायोमेट्रिक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेमियोटिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिकेशंस के लिए। 11 का ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अ सिटीजन हु डिजायर टू सीक इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 इज रिक्वायर्ड टू पे अ फी। अगर किसी व्यक्ति को आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन चाहिए, आरटीआई 2005 के तहत इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसे कितना रुपए फी पेमेंट करना पड़ता है? ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 50 रुपये, ऑप्शन सी 10 रुपये, ऑप्शन डी जो है 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12 तो अगर आपने किसी भी संस्था में आरटीआई लगाया होगा तो आपको अवश्य पता होगा, और जो बच्चे नहीं लगाए होंगे या जिनको आरटीआई के बारे में थोड़े बहुत भी जानकारी नहीं होगी, उनको नहीं पता होगा, इसकी जानकारी रखना अवश्य है। आप सभी को आरटीआई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है कि आपको पता हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 10 रुपये। आप ऑनलाइन भी आरटीआई लगा सकते हैं और ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हु प्रपोज्ड जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। किसने जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशंस दिया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट टी क्रेग, ऑप्शन बी लॉसवेल, ऑप्शन सी लुडविग वन बर्टनफ्लाई, ऑप्शन सी डेविड बर्लो,
चार ऑप्शन है। हु प्रपोज्ड जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशंस? ऑप्शन ए रॉबर्ट टी क्रेग, ऑप्शन सी लॉसवेल, ऑप्शन बी लुडविग वॉन बर्टनफ्लाई, ऑप्शन डी डेविड बर्लो। तो इसका सही आंसर है लुडविग वॉन बटरफ्लाई। ठीक, ऑप्शन सी 13 का। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005? अगर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किसी भी संस्था या कहीं भी से आप आरटीआई लगाकर इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो कितने दिनों के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, है ना, प्रोवाइड करेगा वो इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट? लिमिट जो है कितने दिन का लिमिट है? तो 15 दिन ऑप्शन ए, दूसरा है 60 दिन, तीसरा 45 दिन, चौथा 30 दिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी अगर रखते हैं तो बिल्कुल याद होगा 30 दिन। ठीक है, 30 दिनों के भीतर आपको जवाब जरूर देना होगा। जब आपके पास आरटीआई लगाते हैं या आप किसी संस्था पे आरटीआई लगा रहे हैं तो वो संस्था आपको 30 दिनों के भीतर जरूर आपको रिप्लाई देगा, जवाब देगा। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट एक तरह से कह सकते हैं 30 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 5 W's मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस डेवलप्ड बाय? ऑप्शन ए सैनन वीवर, ऑप्शन बी लॉसवेल, ऑप्शन सी जॉर्ज गार्बनर्स, ऑप्शन डी डेविड बर्लो। 5WS मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन यही है। ऑप्शन ए शैनन वीवर के द्वारा, ऑप्शन बी लॉसवेल के द्वारा, ऑप्शन सी जॉर्ज गार्बनर के द्वारा, ऑप्शन डी डेविड बर्लो के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है लॉसवेल। ठीक है, इनके द्वारा 5W's मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल इज नोन एज मदर ऑफ ऑल मॉडल्स? ठीक है, मदर ऑफ ऑल मॉडल के नाम से और किस कम्युनिकेशन मॉडल को कहा जाता है या जाना जाता है? ऑप्शन ए सैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑप्शन बी बर्लो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑप्शन सी एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑप्शन डी श्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस। चार ऑप्शन है, किन्हें मदर ऑफ ऑल मॉडल से कम्युनिकेशंस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस को मदर ऑफ ऑल मॉडल्स कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द बुक मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वाज रिटन बाय? द बुक, कौन सी किताब? मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किताब किसके द्वारा लिखी गया है? ऑप्शन ए BC विक्री एंड ए विक्री, ऑप्शन बी सैनन एंड वीवर, ऑप्शन सी रंगनाथन एंड नील मेघान, ऑप्शन डी हेरोल्ड लॉसवेल। चार ऑप्शन है। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशंस की बात आती है तो किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 17 शैनन एंड वीवर साहब ने क्या लिखा है? मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशंस किताब लिखा है। तो 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। थियोडोर एम न्यूकॉम्स मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर? ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है थियोडोर एम न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1953। 1953 में थियोडोर एम न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? इसमें से कौन से कम्युनिकेशन मॉडल को ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए वेस्ले एंड मैक्लियंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑप्शन बी जॉर्ज गार्बनर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑप्शन सी विल्बर श्रम एंड ऑसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस, ऑप्शन डी थियोडोर एम न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। आपको पहचानना है इनमें से कौन सा को कम्युनिकेशन मॉडल को ABX मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है थियोडोर एम न्यूकॉम्स ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस को ABX मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये UGC नेट 2018-19 के बीच समथिंग कुछ पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछने और देखने को अवश्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय?
द हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था? ऑप्शन ए फ्रैंक डेंस, ऑप्शन बी जॉर्ज गार्बनर्स, ऑप्शन सी डेविड बर्लो, ऑप्शन डी थियोडोर एम न्यूकॉम्स। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है। तो जब भी हेलिकल मॉडल की बात आती है तो डांस हेलिकल मॉडल पढ़ा जाता है, सुना जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा फ्रैंक डेंस। इनके कम्युनिकेशन मॉडल को इनके नाम से भी जाना जाता है, फ्रैंक डेंस हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो कभी भी याद रखिएगा आप लोग, हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पूछता है तो फ्रैंक डेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु एक्सपेंडेड द शैनन एंड व्यूअर्स लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस थ्योरी, है ना, कम्युनिकेशंस मॉडल्स जो भी है। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रैंक डेंस, ऑप्शन बी जॉर्ज गार्बनर्स, ऑप्शन सी डेविड बर्लो, ऑप्शन डी थियोडोर एम न्यूकॉम्स। 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसने एक्सपेंडेड किया था शैनन एंड व्यूअर्स के लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस को? तो केवल एक व्यक्ति, डेविड बर्लो साहब। ऑप्शन सी 21 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन, SMCR communication model was developed by, SMCR communication model was developed by ऑप्शन ए फ्रैंक डांस, ऑप्शन बी जॉर्ज गार्बनर्स, ऑप्शन सी थियोडोर एम न्यूकॉम्स, ऑप्शन डी डेविड बर्लो। तो इसका सही आंसर क्या है? 22 नंबर का क्वेश्चन डेविड बर्लो करेक्ट आंसर है। ठीक है, डेविड बर्लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, SMCR का अगर किसी को फुल फॉर्म पता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म काइनेसिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, द टर्म काइनेसिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए रे बर्डविस्टेल, ऑप्शन बी मार्शल टिटो, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन डी माओ जेडोंग। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रे बर्डविस्टेल, ऑप्शन बी मार्शल टिटो, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन डी माओ जेडोंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रे बर्डविस्टेल। ठीक है, इनके द्वारा काइनेसिक्स वर्ड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन, हैप्टिक्स इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस दैट यूजेस, हैप्टिक्स जो है ये कौन सा कम्युनिकेशन अगर कभी आपसे पूछा जाए तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। आगे इसको पूछते हैं दैट यूजेस, ऑप्शन ए इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल, ऑप्शन बी फेशियल एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी टच टू कम्युनिकेट, ऑप्शन डी इंटरपर्सनल स्पेस। तो 24 टच टू कम्युनिकेट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका? हैप्टिक्स का। ठीक है, मतलब आप लोग देखे होंगे मोबाइल पे भी हैप्टिक कम्युनिकेशंस होता है ना। जो आईफोन्स यूज़र होंगे उनको पता होगा हैप्टिक्स के बारे में। तो आपको वाइब्रेशन के थ्रू बताता है, उसी तरह से ये भी कहा गया है हैप्टिक इज अ फॉर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको बिना कुछ बोले आपको टच करके कह देता है, अर्थात वाइब्रेट होता है आपका फ़ोन तो आपको पता चल जाता है कि किसी का कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हैप्टिक्स को समझिए तो ज़्यादा ईजी तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो हैप्टिक्स कैसा है? टच टू कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन वाज पेटेंट एक्ट पास्ड, है ना, कब पेटेंट एक्ट पास्ड हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1974। 1960, 1970, 1972, 1974। तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से पेटेंट एक्ट कब पास्ड हुआ था। ऑप्शन बी 1970, 1970 में। 25 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ फॉर पेटेंट इन इंडिया, है ना। पेटेंट जो है हमारे यहाँ कितने समय के लिए होता है आप लोग पता होगा। कोई आपके परिचित या आपके जान पहचान या आपके प्रोफेसर या आपके रिश्तेदार जो भी कभी भी पेटेंट कराए होंगे किसी चीज़ का, तो उनका जो टाइम होता है पेटेंट का वो कितने समय के लिए होता है, वो टर्म कितने समय के लिए होता है। ऑप्शन ए 10 साल के लिए, ऑप्शन बी 15 साल के लिए, ऑप्शन सी 20 साल के लिए, ऑप्शन सी 25 साल के लिए। 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा। और जो छत्तीसगढ़ के होंगे, हाल ही में बिलासपुर में एक बच्ची जो है, एक स्टूडेंट है, उनका पेटेंट कराया गया। उन्होंने एक बर्तन डिज़ाइन किया जिसपे दूध गर्म करने पर उबलता नहीं है, उफनता नहीं है। तो वो पेटेंट कराया तो उस समय न्यूज़ बहुत वायरल हो रहा था। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा, अगर पेटेंट एक्ट के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो भी कम से कम आपको याद होगा। ठीक है, और जो न्यूज़ भी नहीं पढ़ा होगा उनको तो नहीं पता होगा। उनको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेटेंट एक्ट पढ़ना पड़ेगा और पेटेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेटेंट, बिल्कुल पढ़िए, आपके काम भविष्य में आने
आने वाला है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, 20 साल तक आप जब भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर 20 साल तक उसका आपके पास अधिकार रहेगा पेटेंट का, उसके बाद अपने आप गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का, पेटेंट कितने सालों के लिए हमारे पास सुरक्षित रहता है? जो पेटेंट कराता है, हमारे पास नहीं, जो पेटेंट कराता है, रजिस्टर्ड कराता है 20 साल, उसके बाद अपने आप हैंड ओवर हो जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर ऑफ राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन। जो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए खड़गपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी कानपुर। चारों में पुर लगा हुआ है, आप डिसाइड कीजिए कौन सा सही हो सकता है। तो ऑप्शन ए खड़गपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है भाई? सबको पता होगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागपुर। नागपुर कहाँ है? कभी कभार नागपुर ऑप्शन में नहीं रहता है, महाराष्ट्र रहता है, तो वो भी आपका सही आंसर है। तो नागपुर नहीं मिले तो महाराष्ट्र खोजिएगा। बिल्कुल 110% सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, ठीक है। और नागपुर है तो महाराष्ट्र पे नहीं जाना भाई, ठीक है, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 27 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। द इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंस्पैडॉक इज सिचुएटेड इन। इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का हेड क्वार्टर या वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी वियना। तो इसका सही आंसर क्या है? 28। कभी देखिए आपको इंस्पाडॉक जो लिखा है, इसको मैचिंग के क्वेश्चन पे आपके एक साइड पे इंस्पाडॉक लिखा रहेगा और एक साइड पे इसका कहाँ पर स्थित है ये लिखा रहेगा। तो आपको याद रखना है कि ये वियना में स्थित है, ठीक है। कभी मैचिंग के लिए आएगा, एक जगह इंसडॉग, एक जगह नेस्डॉग ऐसा लिखा है और आपको मैच करना है, तो ऐसा इंस्पाडॉग लिखा रहेगा, तो आप याद रखिएगा वियना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वियना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। वेयर इज द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क? ठीक है, कभी आपको CGPDTM का भी पूरा नाम कभी पूछा जाए तो C फॉर कंट्रोलर, G फॉर जनरल, P फॉर पेटेंट, D फॉर डिजाइन, T फॉर ट्रेड, M फॉर मार्क्स, ठीक है, ट्रेडमार्क्स। तो ये पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले एग्जाम में कभी, इसलिए बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको CGPDTM का पूरा नाम अगर पूछते हैं तो C फॉर कंट्रोलर, G फॉर जनरल, P फॉर पेटेंट, D फॉर डिज़ाइन एंड T फॉर ट्रेड एंड M फॉर मार्क्स, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ दी, ये जो ऑफिस है किसका ऑफिस? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क का ऑफिस जो भारत में है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पुणे पर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं है तो बिल्कुल आपके पास अभी समय है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपको पता हो जाए, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसका आंसर ऑप्शन बी मुंबई है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा शॉर्ट नेम लिखा हो CGPDTM और कहीं मैचिंग का क्वेश्चन और इधर मुंबई लिखा हो तो बिल्कुल भाई आप मुंबई पे मैच कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट इज इनेक्टेड इन द ईयर। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2000। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 1999 इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज 31, व्हेन वाज द डिजाइन एक्ट पास्ड? जो डिजाइन एक्ट है वो कब पास्ड हुआ? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2000। 1997, 1998, 1999, 2000। तो 31 का करेक्ट आंसर है 2000, ठीक है। द डिजाइन एक्ट कब हुआ था? 2000 पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल बुक ईयर बाय यूनेस्को? है ना, यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल बुक ईयर कब घोषित किया गया था, कब डिक्लेयर किया गया था?
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कब किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पर राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन पर एक वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो अवश्य देखिएगा। वो वीडियो से इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि है ना, यूनेस्को के द्वारा जो इंटरनेशनल बुक ईयर सेलिब्रेट डिक्लेयर्ड किया गया वो कब किया गया था। ऑप्शन ए है ना 1892, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1972। अब अगर राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का इस्टेब्लिश्ड ईयर जानते होंगे आप लोग, तो बिल्कुल सही आंसर जान रहे हैं। ठीक है, 1972 में जब देश क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का 1972 हमारे लाइब्रेरी साइंस के लिए भी बहुत खास ईयर है, आप लोग को पता होगा। बहुत खास एक तरह से कह सकते हैं, रंगनाथन जी हमें छोड़कर चले गए थे 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट सन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रहना ही चाहिए आपको। 1972 में राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की भी स्थापना हुई है। उसी समय भारत इंटरनेशनल बुक ईयर सेलिब्रेट कर रहा था, मना रहा था बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, और भारत आज़ादी का क्या मना रहा था वो आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इंटरनेशनल बुक ईयर बाय यूनेस्को के द्वारा जो मनाया जा रहा था वो कब डिक्लेयर किया गया था। तो कब डिक्लेयर किया गया था, ऑप्शन ए था 1892, ऑप्शन बी था 1931, ऑप्शन सी था 1947, लेकिन राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कब बना है, 1972। और 1972 में ही इंटरनेशनल बुक ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा था और डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन ए 8 जुलाई, ऑप्शन बी 9 जुलाई अगस्त, ऑप्शन सी 8 सितंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। चार ऑप्शन है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 9 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो जब भी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, तो कब आता है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो 33 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ईयरली इवेंट ऑन, है ना, वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 फरवरी, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 23 अप्रैल, ऑप्शन डी 23 मई। चार ऑप्शन है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, 23 फरवरी, 23 मार्च, 23 अप्रैल, 23 मई। तो कब मनाया जाता है, ऑप्शन सी जो है 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 26 अप्रैल, ऑप्शन सी 27 अप्रैल, ऑप्शन डी 28 अप्रैल। अप्रैल 25, अप्रैल 26, अप्रैल 27, अप्रैल 28। तो 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अप्रैल 26। 26 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ GIS अर्थात ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हॉवर्ड टी फिशर, ऑप्शन बी जैक डेंगरमॉन्ड, ऑप्शन सी रॉबर्ट टॉमिल्सन, ऑप्शन डी वाल्डो रुडोल्फ टॉबलर। चार ऑप्शन है। किन्हें फादर ऑफ GIS कहा जाता है। GIS का पूरा नाम पूछा गया है, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पहले के जितने भी एग्जाम्स हैं कई बार पूछा गया है। GIS का पूरा नाम होता है G फॉर ज्योग्राफिक, I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सिस्टम। हु इज़ द फादर ऑफ, है ना, इसी का फादर पूछ रहे हैं। तो कभी आपसे GIS का पूरा नाम पेपर 1 पेपर 2 किसी भी में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। G फॉर ज्योग्राफिक, I फॉर इंफॉर्मेशन, S फॉर सिस्टम। GIS का पूरा नाम क्या है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसे फादर ऑफ GIS कहा जाता है, कौन है इसमें से फादर ऑफ, हु इज़ द फादर ऑफ GIS। ऑप्शन ए हॉवर्ड टी फिशर, ऑप्शन बी जैक डेंगरमॉन्ड, ऑप्शन सी रॉबर्ट टॉमिल्सन, ऑप्शन डी वाल्डो रुडोल्फ टॉबलर। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट टॉमिल्सन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ GIS कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट इज ग्रांटेड फॉर लिटरेरी वर्क। ठीक है, इंडियन कॉपीराइट लॉ के हिसाब से कॉपीराइट लॉ जो है वो कितने वर्षों के लिए ग्रांट होता है। ऑप्शन ए 50 ईयर्स आफ्टर द बुक इज पब्लिश्ड, 50 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, ऑप्शन सी 60 ईयर्स आफ्टर द बुक इज पब्लिश्ड,
ऑप्शन डी 60 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑथर। क्वेश्चन अच्छे से समझिए। क्वेश्चन ये बोला है कि अगर आप किसी भी तरह से कोई भी कृति का निर्माण करते हैं, लिटरेरी वर्क जो करते हैं, उस पर अगर आप कॉपीराइट अधिकार मिलता है आपको, तो कितने सालों तक आपका कॉपीराइट रहेगा आपके नाम। ऑप्शन ए 50 ईयर आफ्टर द बुक इज पब्लिश, जैसी किताब पब्लिश होता है उसके बाद 50 सालों तक आपका अधिकार रहेगा। दूसरा 50 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑथर, लेखक के मृत्यु के 50 साल तक आपका अधिकार रहेगा। ऑप्शन मतलब लेखक का अधिकार रहेगा। ऑप्शन सी 60 ईयर आफ्टर द बुक इज पब्लिश्ड, किताब पब्लिश होने के 60 सालों तक, 60 साल तक, 60 मतलब किताब पब्लिश होने के बाद 60 सालों तक उस ऑथर का अधिकार रहेगा। ऑप्शन डी 60 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑथर, लेखक के 60 साल, मृत्यु के 60 साल बाद भी उसका अधिकार रहेगा। तो इस कॉपीराइट लॉ के हिसाब से ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक लेखक जब अपनी कृति की रचना कर लेता है, लिख लेता है, उसके बाद वो अपने नाम पर जब कॉपीराइट कराता है तो जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन से लेकर उसके मृत्यु के बाद, मृत्यु तक तो उसका अधिकार रहता ही है, लेकिन आफ्टर मृत्यु के बाद 60 सालों तक उसका अधिकार जीवित रहता है। तो ये कॉपीराइट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कई बार। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेखक के मृत्यु के 60 साल बाद तक भी उस लेखक का अधिकार रहता है उस कृति पर। ठीक है, उस जो भी वो वर्क किया रहता है, लिटरेरी वर्क है, उस पर अधिकार रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कॉपीराइट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। ऑप्शन ए लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन डी कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या कल्चर। ठीक है, कॉपीराइट ऑफिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंक्शन होता है ना, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर कार्य करता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है। तो ऑप्शन ए है लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी कल्चर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानते होंगे तो सही आंसर आराम से जानेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कॉपीराइट क्लियरिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, है ना, इनमें से कौन सी कॉपीराइट क्लियरिंग एजेंसी ऑफ इंडिया है। ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, ऑप्शन बी इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी कैलकाटा, ऑप्शन डी ऑथर्स गाइड ऑफ इंडिया। इनमें से आपको नाम पहचाना है कि कॉपीराइट क्लियरिंग एजेंसी का इंडिया का नाम क्या है। ठीक है, तो 39 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, ऑप्शन बी इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी कैलकाटा, ऑप्शन डी ऑथर्स गाइड ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन IFRRO इज लोकेटेड एट। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है, ये इसका कार्यालय कहाँ स्थित है या ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कभी भी आपको इफ्रो को भी मैच करने के लिए दे सकता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, मैच करने के लिए ब्रुसेल्स से मैच कीजिएगा। इफ्रो का पूरा नाम अगर पूछता है तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। तो बेहद इंपॉर्टेंट है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ये यूनिट 1, इसलिए MCQs ले आए। हो सकता है अगर समय हमारे पास और रहा तो इसका पार्ट 3 भी हम ले आएंगे, लेकिन फिलहाल समय हमारे पास कम है, इसीलिए यूनिट वाइज मैं कम से कम आप लोगों को 100 क्वेश्चन दूँ। हो सके तो ये वीडियो बहुत शेयर करना, जितना ज़्यादा शेयर करोगे बाकी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। अगर ये आपका व्यू 500 प्लस चला जाता है तो बहुत जल्दी आपको सेकेंड यूनिट का पार्ट 1 मिल जाएगा। सेकेंड यूनिट के टॉप 50 क्वेश्चंस फिर से दूंगा, नहीं जाता है तो भी दूंगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों का एग्जाम अच्छे से निकल जाए, यही मैं चाहता हूँ। शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा मुझे महसूस होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे मेरे अंदर, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इफ्रो का जो हेडक्वार्टर है या कहाँ पर स्थित है, तो ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑर्गेनाइजेशन स्लोगन इज व्हेन वी शेयर एवरीथिंग विंस। ये किस ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन है, व्हेन वी शेयर एवरीथिंग विंस। ऑप्शन ए क्रिएटिव कॉमन्स, ऑप्शन बी OCLC,
ऑप्शन सी ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिशिंग एक्सेस एसोसिएशन, ऑप्शन डी द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस। ये किस ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन है ना? व्हेन वी शेयर एवरीथिंग विंस। ऑप्शन ए क्रिएटिव कॉमन्स, ऑप्शन बी OCLC, ऑप्शन सी ओपन एक्सेस स्कॉलरली पब्लिशिंग एसोसिएशन, ऑप्शन डी द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस। तो इसका सही आंसर है क्रिएटिव कॉमन्स। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। विच वन ऑफ द क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इज कंसिडर्ड फॉर कमर्शियल यूज। इनमें से कौन सा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है जो कमर्शियल यूज के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए BYNC-ND, ऑप्शन बी BYND, ऑप्शन सी BYNC-SA, ऑप्शन डी BYNC। 4 ऑप्शन है, इनमें से कमर्शियल यूज केवल एक ही शब्द आप देखिए, ध्यान दीजिए, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर है 42 का BYND। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर पता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट डज CBFC स्टैंड्स फॉर। मुझे लगता है यहाँ पर जितने विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे होंगे उसमें 90% लोग हैं जो कि पुष्पा देखे होंगे। मैं झुकेगा नहीं, है ना? तो बिल्कुल झुकना नहीं है, हमें नेट निकालना है, बहुत अच्छे ढंग से निकालना है मेरे प्यारे साथियों। और नेट निकालने के लिए ये मूवी आपने जरूर देखा होगा, और मूवी के स्टार्टिंग पे ही एक सर्टिफिकेट देखा होगा, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है ना? मैं जरूरी नहीं पुष्पा की बात करता हूँ, पुष्पा के साथ साथ श्रीवल्ली की भी बात करता हूँ। तो जितनी भी आप मूवीज देखते होंगे आज तक, जो भी देखे होंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, हॉलीवुड हो, इन बॉलीवुड हो, जो भी वो, सबको किसी न किसी तरीके से सर्टिफिकेशन देता है, सर्टिफिकेट मिलता है। आप मूवी के स्टार्टिंग पे थिएटर गए होंगे, घर पे देखे होंगे, तो ये सर्टिफिकेट देखोगे। ये हमारे पेपर 1 में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पेपर 1 में कॉपीराइट से रिलेटेड कंटेंट है, कॉपीराइट से रिलेटेड टॉपिक है, पेटेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिले जुले हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को खास करके डाला हूं। व्हाट डज CBFC स्टैंड्स फॉर। CBFC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फूड सर्टिफिकेशंस, ऑप्शन बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस, ऑप्शन सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्टिफिकेशंस, ऑप्शन डी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज सर्टिफिकेशन। तो जिन बच्चों ने पुष्पा देखे होंगे, अभी तक पुष्पा मूवी जो निकला है बहुत फेमस है, बहुत चल रहा है, चलन में है ना? आजकल UGC NTA नेट का नोटिफिकेशन नहीं, केवल पुष्पा 2 का नोटिफिकेशन आता है। तो बिल्कुल जितने लोगों ने पुष्पा 2 देखा होगा वो कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें, तब कम से कम मुझे भी लगेगा कि भाई आपने पुष्पा 2 जरूर देखी है ना? भले मेरा वीडियो देखो या ना देखो, पुष्पा 2 अवश्य देखे हैं, ये मुझे पता चलेगा। और ये बात मैं सुकुमार जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थोड़ी हंसी मजाक जरूरी है, हंसी मजाक के साथ साथ पढ़ाई करने से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप पुष्पा देखे हो या ना देखे हो, इस क्वेश्चन को जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो आपको झुकना नहीं है बाबा। ठीक है, आपको झुकना नहीं है, आपको खड़े ही रहना है। ठीक है, तो CBFC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फूड सर्टिफिकेशंस, ऑप्शन बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्टिफिकेशंस, ऑप्शन डी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज सर्टिफिकेशंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने पुष्पा देखा हो, नहीं देखा हो, वो बताएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस। ठीक है, ये हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम कॉपीराइट पढ़ते हैं, कॉपीराइट से रिलेटेड म्यूजिक कंटेंट जो भी है हमारे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो परीक्षा के हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स ऑफ पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स ऑफ पेटेंट्स इज पब्लिश्ड बाय, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? क्या वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स ऑफ पेटेंट्स। ऑप्शन ए बॉकर्स और USA, ऑप्शन बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया नागपुर, ऑप्शन डी डरवेंट लंदन। 4 ऑप्शन है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स ऑफ पेटेंट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये किया जाता है पब्लिश WIPO के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 44 ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मैराकस ट्रेटी इज एसोसिएटेड विद द कॉपीराइट फॉर, ये किसके लिए है मैराकस ट्रेटी? है ना, ऑप्शन ए विजुअल इम्पायर्ड, ऑप्शन बी प्रोफेसर्स, ऑप्शन सी चिल्ड्रन स्कॉलर्स, ऑप्शन डी रिसर्च स्कॉलर। तो जब भी मैराकस ट्रेटी का नाम आया तो आप कुछ नहीं खोजिएगा, विजुअल इम्पायर्ड खोजिएगा, आप सही आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 45 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। द मैराकस ट्रेटी 2013 फोकसेस ऑन, ये 2013 में आया था द मैराकस ट्रेटी, ये किस पर फोकस था? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क,
ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क फॉर विजुअली इम्पायर्ड पर्सन्स, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड वर्क बाय विजुअली इम्पायर्ड पर्सन्स, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड वर्क फॉर विजुअली इम्पायर्ड पर्सन्स। ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तब सही आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, आप फिर से एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क फॉर विजुअली इम्पायर्ड पर्सन्स, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड वर्क बाय विजुअली इम्पायर्ड पर्सन्स, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड वर्क फॉर विजुअली इम्पायर्ड पर्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क फॉर विजुअली इम्पायर्ड पर्सन्स। मैराकस ट्रेटी का कभी भी नाम आता है विजुअली इम्पायर्ड खोजिएगा, लेकिन यहाँ 2 विजुअली इम्पायर्ड है, 3 है, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, है ना। तो पब्लिश्ड को ध्यान रखिएगा। देखिए पब्लिश्ड वर्क की बात आती है विजुअल इम्पायर्ड के लोगों के लिए, तो द मैराकस ट्रेटी काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज्ड इन सितंबर 1952 एट, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का आयोजन सितंबर 1952 में कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी डबलिन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जेनेवा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी जेनेवा। जेनेवा में यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो सितंबर 1952 पे किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। टेक्स्ट रिसाइकलिंग इज ऑल्सो नोन एज, टेक्स्ट रिसाइकलिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फेयर डीलिंग, ऑप्शन बी सेल्फ प्लेगरिज्म, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी इन टेक्स्ट साइटेशन। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? टेक्स्ट रिसाइकलिंग को सेल्फ प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। 48 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज उरकुंड? उरकुंड क्या है? एक डिक्शनरी है, अ डिक्शनरी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो उरकुंड के बारे में आप सभी सुने होंगे, क्या है? एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन है। उरकुंड प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर इज रीनेम्ड एज, उरकुंड जो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है उसका रीनेम किया गया है, वो कौन सा नाम है? ऑप्शन ए कॉपीलीक्स, ऑप्शन बी शोध शुद्धि, ऑप्शन सी ओरिजिनल, ऑप्शन डी एकेडमिक इंटीग्रिटी। तो उरकुंड प्लेगरिज्म का नाम बदलकर इसको क्या कर दिया गया है? ओरिजिनल कर दिया गया है। देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा उटपटांग सा है ताकि आपको समझ भी आ जाए, है ना। ओरिजिनल का स्पेलिंग कुछ और होता है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, तो ओरिजिनल लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। उरकुंड का न्यू नाम है, रीनेम किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मैं 50 क्वेश्चन देता हूँ, 50 के साथ एक बोनस भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, आरटीआई एक्ट कब पास हुआ था, है ना। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2008। 2000, 2002, 2005, 2008। तो इसका सही आंसर क्या है? 2005। इस तरह से हम 1 to 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को सरसरी नज़र से 5 मिनट में रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको परमानेंटली एक झलक दिख जाए और याद हो जाए। ये बहुत शॉर्ट तरीका है, अगर पूरा वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा लास्ट देख लें तो थोड़ा बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पेपरलेस सोसाइटी किसने दिया? तो FW लैंकास्टर साहब ने दिया। विथ वर्ड वी गवर्न पीपल किसके द्वारा कथन कहा गया है? तो बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, इनविजिबल कॉलेज किसका एग्जाम्पल है? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस का एग्जाम्पल है। ग्रेप वाइन जो है और किस नाम से जाना जाता है? उसे किस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से जाना जाता है। फेयर यूज किससे रिलेटेड है? रिलेवेंट है, तो कॉपीराइट से रिलेवेंट है। बर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? किससे कंसर्न है? तो 1886 कॉपीराइट से। ठीक है, रीट्रांसलेटिंग अ मैसेज टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग इज नोन एज, क्या कहा जाता है? उसे डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, डेस्टिनेशन। ये करेक्ट सीक्वेंस है कम्युनिकेशन के तत्वों का, एलिमेंट्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो रॉबर्ट टी क्रैक के द्वारा प्रपोज किया गया था। द स्टडी ऑफ साइन एंड कोड इज कॉल्ड सेमियोटिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ साइन एंड कोड को किस नाम से क्या कहा जाता है? सेमियोटिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अ सिटीजन हु डिजायर द सीक इन्फॉर्मेशन, आरटीआई 2005 के तहत अगर किसी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कितने रुपए देना पड़ता है? तो केवल और केवल 10 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? लुडविग वॉन बर्टन लैंडफ्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
14 में क्या कहा गया है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या होता है, जब आरटीआई का आप भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिप्लाई देने के लिए कितना समय लगता है, 30 डे लास्ट, ठीक है, लिमिट है। 5WS मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो लॉसवेल के द्वारा डेवलप किया गया है। मदर्स ऑफ ऑल मॉडल किसे कहा जाता है, तो शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस को कहा जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा लिखा गया है, तो शैनन एंड वीवर के द्वारा लिखा गया है। थियोडोर एम न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसके कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1953 में, ठीक है। ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से और किसे जाना जाता है, तो थियोडोर एम न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो फ्रैंक डैंस के द्वारा प्रपोज किया गया था। एक्सपेंडेड द शैनन वीवर मॉडल को कौन एक्सपेंड किया था, तो डेविड बर्लो एक्सपेंड किए थे, ठीक है। SMCR कम्युनिकेशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, SMCR मॉडल को कौन डेवलप किए थे, डेविड बर्लो किए थे, ठीक है। द टर्म काइनेसिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रे बर्डविस्टेल, ठीक है। ये काइनेसिक्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, रे बर्डविस्टेल के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हैप्टिक्स जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, टच टू कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। व्हेन वाज पेटेंट एक्ट कब पास हुआ, 1970 पे, ठीक है। पेटेंट्स इन इंडिया, ये टर्म्स जो है पेटेंट, ये कितने सालों के लिए रहता है, तो 20 सालों के लिए आपके पास अधिकार रहता है इसका, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का, तो नागपुर में है, ठीक है। इंस्पायर्ड एक्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है, द इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का हेड क्वार्टर कहाँ है, वियना में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, CGPDTM इनका इंडिया में ऑफिस कहाँ है, तो मुंबई में है, 29 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, इंडियन ट्रेड मार्क एक्ट कब इनेक्ट हुआ, 1999 पे हुआ, ठीक है। डिज़ाइन एक्ट कब पास हुआ, तो 2000 पे पास हुआ, ठीक है। इंटरनेशनल बुक ईयर कब डिक्लेयर किया गया था, 1972 पे डिक्लेयर किया गया था। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 अप्रैल को किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ GIS, GIS के फादर किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट टॉमिल्सन को कहा जाता है, ठीक है। एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट इज ग्रांटेड फॉर 60 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑथर, ठीक है। कॉपीराइट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन किसके अंडर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर करता है। कॉपीराइट क्लियरिंग एजेंसी का नाम क्या है, तो इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन IFRO कहाँ पर स्थित है, तो ब्रुसेल्स में स्थित है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन स्लोगन व्हेन वी शेयर एवरीथिंग विंस, ये किसका स्लोगन है, तो क्रिएटिव कॉमन्स का स्लोगन है। 42 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस इज कंसिडर्ड फॉर कमर्शियल यूज, तो BYND, ठीक है। 43 नंबर, CBFC, पुष्पा झुकेगा नहीं भाई, अब नहीं झुकना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सोर्स पेटेंट इज पब्लिश्ड बाय, विपो के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अमेरिकस ट्रेटी किससे रिलेटेड है, तो विजुअल इम्पायर्ड से रिलेटेड है। द अमेरिकस ट्रेटी 2013 फोकस किस पर करता है, तो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क फ्रॉम विजुअली इम्पायर्ड पर्सनस, ठीक है। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड सितंबर 1952 में कहाँ पर हुआ था, जेनेवा में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, टेक्स्ट रिसाइकलिंग इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ प्लेगरिज्म। 49, व्हाट इज उरकुंड, उरकुंड एक एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, उरकुंड प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर रीनेम किया गया किस नाम से, ओरिजिनल नाम से, ओवरजिनल, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास कब हुआ था, 2005 में हुआ था। इस तरह क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 51 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो बिल्कुल पार्ट 1 अवश्य देखिएगा। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। और जो बच्चे UGC NT-NET की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके मैं डेडिकेट होकर ये वीडियो उनके लिए ही बनाया हूँ। तो बिल्कुल पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। अगर पार्ट 2 डायरेक्ट देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन अरेंज किया गया है कि आपको दोनों पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाए। और इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट यूनिट है आपके लाइब्रेरी साइंस और पेपर 1 के भी, पेपर 1 में फर्स्ट यूनिट नहीं है, पेपर 1 में कम्युनिकेशन यूनिट है, जो आप पढ़िएगा, दोनों को मिलाकर आपका बहुत अच्छा एक तैयारी हो जाएगा। एक मैराथन ये भी है, तो 2 मैराथन मैंने पेपर 1 से पेपर 2 के यूनिट 1 से कर दिया है। अब बहुत ही जल्दी अगर ये वीडियो अच्छा ग्रोथ करे तो पेपर 2 का
यूनिट 2 भी बहुत जल्दी मैं मैराथन डालूंगा। वो मैराथन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं परीक्षा में विथ एविडेंस प्रूफ के साथ। मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप देख लेना जो आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ उस पर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एनालिसिस करके आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ कि आप लोगों का ही भला हो जाए। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वीडियो देखिए, वीडियो का क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ जिनको चाहिए स्पेशली कमेंट कीजिएगा, मैं पर्सनल उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आज का दौर जो है पढ़ने के लिए ही है। पढ़िए आप बहुत अच्छे से, सक्सेस हो जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस बार जो बच्चे मेरे चैनल से थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत, मैं ज़्यादा फेमस हूँ नहीं, ज़्यादा फेमस होना भी नहीं है, लेकिन जितना कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी है आपके लिए रेडी हो जाए। और आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा क्लास और आने वाला है, एक जो क्लास ऐसे डालने वाला हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस हो सके करंट अफेयर्स के पूछे जाएँ, वो आपका बहुत अच्छा उसमें कवर हो जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज हमारा मैराथन 2 यूनिट 1 लगभग कंप्लीट हो गया है। हमारे पास समय कम है, इसलिए केवल यूनिट 1 का कंप्लीट किए हैं। यूनिट 2 फिर से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का और पार्ट बन सकता था, लेकिन नहीं बनाना है क्योंकि समय हमारे पास उतना नहीं है। तो बने रहिए लाइब्रेरी ज्ञान के साथ, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।